Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is Minerva Mills versus Union of India 1980 AIR 1789. We will start this video with the facts of the case. Later on we will move towards the issues involved and the arguments that were made by both the counsels. Then we will discuss the verdict, followed up with our own case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of Minerva Mills versus Union of India AIR 1980 SC 1789. सबसे पहले जो हम इस केस के फैक्ट्स को समझ लेते हैं. ठीक है. मिनर्वा मिल्स जो है वो एक टेक्सटाइल मिल थी विच वॉज लोकेटेड नियर द बेंगलुरु सिटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये पर्टिकुलर मिल्स जो है वहाँ पे एक कमर्शलाइज्ड बिजनेस चला रहे थे फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट वो उतने अच्छे से गवर्न नहीं हो रहा था. So at that point of time government was acquiring a lot of private entities for public purposes कि जब काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो अच्छे से अगर गवर्न नहीं हो रही हैं, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है वो उन कंपनीज को एक्वायर करता था. ठीक है. उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज़ करके पब्लिक बेनिफिट के लिए कम से कम दाम में कमोडिटीज को जो है वो प्रोवाइड करते थे, थ्रू विच अंडर द सेक्शन 15 ऑफ इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 इस पर्टिकुलर कंपनी को जो है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में देने का डिसाइड किया. गवर्नमेंट ने इस कंपनी को टेक ओवर करने के लिए एक प्रपोजल रखा. आफ्टर इवैल्यूएटिंग एवरीथिंग अंडर सेक्शन 18A ऑफ दिस सेम एक्ट, दिस पर्टिकुलर कंपनी वॉज प्रपोज टू बी टेकन ओवर बाय नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड. ठीक है. बट उसमें कुछ दिक्कतें आने की वजह से एन अपील वॉज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट. अनफॉर्चुनेटली पिटिशनर्स जो है वो डिसीजन से खुश नहीं थे, बट बिकॉज दिस नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज was a socialist purpose under the DPSP and due to the insertion of Article 31C in the Constitution of India by the 42nd Amendment, ये पर्टिकुलर चीज़ को जो है शेड्यूल 9 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था. एज वी ऑल नो, अगर शेड्यूल 9 के अंदर कोई भी चीज़ को रखा गया है तो उसके अंदर जो है जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं है. मतलब कोर्ट इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते. लेटर ऑन पिटिशनर्स ने जो है इस चीज़ को लेके वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए. बट बिफोर वी शिफ्ट इनटू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पिटिशनर्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 31C के अंदर क्या अमेंडमेंट्स आए थे. ठीक है. सो आर्टिकल 31C के अंदर ऐसा बोला गया था दैट कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसी पॉलिसी या कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, कि जिसके लिए डीपीएसपी के अंदर कुछ इफेक्ट्स लाए जाते हैं विच कैन वायोलेट आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द पीपल. अल्टीमेटली यहाँ ये बोला गया था अगर डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए लॉज एंड पॉलिसीज को अगर इफेक्ट दी जाती है एंड दे वायोलेट आर्टिकल 14 और 19 और दे वायोलेट बोथ ऑफ देम टुगेदर, उस चीज़ के लिए किसी भी कोर्ट को एम्पावर नहीं किया जाता कि वो उस चीज़ के ऊपर कोई आंसर दे या कोई एक मैटर को जो है वो ट्राई करें. अल्टीमेटली जो है विद दिस अमेंडमेंट पार्लियामेंट टुक द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, स्टेटिंग दैट कि वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के लॉज बना सकते हैं विच कैन बी इनकंसिस्टेंट विथ आर्टिकल 14 एंड 19. The amendment made that no laws that gave effect to directive principles could be struck down by a court on the basis that it violated the rights of freedom of speech or right to equality.
इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की वजह से ये जो मिनर्वा मिल्स वाला केस है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया। ठीक है, अभी आइए हम समझ लेते हैं कि पिटिशनर्स की आर्ग्यूमेंट्स क्या थी। उससे पहले जो है हम कुछ इश्यूज को देख लेते हैं कि कौन कौन से इश्यूज जो है यहाँ पे इन्वॉल्व थे। सबसे पहला इशू था दैट इज इट ट्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टेक प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स आउटलाइन इन द पार्ट 3, कि क्या डीपीएसपी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं एज कंपेयर टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये जो 42nd अमेंडमेंट हुई है which inserted section 4 and 55, are they in contradiction with the basic structure doctrine or not? ठीक है, सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो थी पिटिशनर्स की, दैट जैसे पहले केशवानंदा भारती वाले केस के अंदर डिसाइड किया गया था दैट आर्टिकल 368 के अंडर में पार्लियामेंट्स के पास जो है वो लिमिटेड पावर्स हैं, वो अपना मन चाहा अमेंडमेंट या कोई भी एक लॉ उस चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं लेके आ सकते एज लॉन्ग एज वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करता है, उसे वायोलेट नहीं करता है, तो ही उस पर्टिकुलर लॉ की जो है इफेक्ट वैलिड मानी जा सकती है। फर्दर मोर उन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट आर्टिकल 368 के अंडर में वो अमेंडमेंट्स लेकर डेफिनेटली आ सकते हैं, बट वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। एंड टू अचीव द गोल्स ऑफ डीपीएसपी, पार्लियामेंट कैन नॉट अब्यूज द फंडामेंटल राइट्स। दिस वॉज देयर थर्ड कंटेंशन, कि अगर हमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को अचीव करना है तो हमें लोगों के राइट्स को साथ लेके चलना होगा। हम कल उठ के ऐसी किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट्स को जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ही वायोलेट कर रहे हैं। उन्होंने फोर्थ चीज में यह आर्ग्यू किया था दैट सेक्शन 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दैट किसी भी एक प्रकार की डेमोक्रेसी के अंदर चेक एंड बैलेंसेस नहीं रहेंगे तो उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेटर ऑन दे ऑल्सो मेंशन दैट दिस फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि जिसके अंदर चेक एंड बैलेंसेस का कोई सिस्टम नहीं है, इट विल अल्टीमेटली बिकम एनार्की, और जिसे हम आम भाषा में डिक्टेटरशिप बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं, कि जहां पे पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहेगा, देन इट विल मेक द पावर्स गिवन टू द पार्लियामेंट एब्सोल्यूट इन नेचर। सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स दैट वर मेड बाय द पिटिशनर्स। ठीक है, बिफोर वी मूव एनी फर्दर, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आवर वेबसाइट judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. अभी आइए समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स दैट वर मेड बाय द रेस्पोंडेंट्स, कि जहां पे अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले ये चीज बोली थी दैट हमारा जो आर्टिकल 38 है दैट इंक्लूड्स जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल
एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स। इवन दो डीपीएसपी के अगेंस्ट में हम किसी भी प्रकार का सूट या अपील या किसी भी प्रकार का रिट जो है वो फाइल नहीं कर सकते, बट डीपीएसपी एज द नेम सजेस्ट दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि हमारा ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है, जिसके अंदर जस्टिस के बारे में बोला गया है, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बोला गया है। फर्दर मोर उसमें इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया गया है, एंड दोज ऑल ऑफ दोज कंपोनेंट्स आर मिक्सड इन द आर्टिकल 38। एंड अगर उसे ध्यान में रखते हुए किसी भी लॉ की इफेक्ट दी जाती है, दैट डजंट मीन कि वहां पे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो है वायोलेशन हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर जो बोल रहा है वो सेम चीज आर्टिकल 38 भी बोल रहा है। फर्दर मोर उन्होंने ये चीज बोली थी दैट डीपीएसपी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्रीज ऑपरेशन, कि जिसको अचीव करने के लिए जो है समवेयर डाउन द लाइन कुछ हद तक थोड़े बहुत राइट्स के वायोलेशन भी हो सकते हैं, एज वेल एज बेसिक स्ट्रक्चर की जो थियरी है उसे हम ब्रीच नहीं मान सकते, बिकॉज अल्टीमेटली जो है डीपीएसपी भी सेम चीज बोल रहा है। फर्दर मोर उन्होंने ये चीज आर्ग्यू की दैट आर्टिकल 38 को जो चीज फुलफिल करती है, या तो फिर जो भी नए डायरेक्टिव्स को जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम एंड सो डज नॉट वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। फर्दर मोर उन्होंने ये चीज आर्ग्यू की दैट द 42nd अमेंडमेंट does not make any substantial changes as Article 368 allows the Parliament free power to amend the Constitution। जैसे 42nd अमेंडमेंट के अंदर केवल जुडिशियल रिव्यू के बारे में ज़्यादा बोला गया था, फर्दर मोर डीपीएसपी को एनहांस करने की बात की गई थी, इसलिए उन्होंने यही चीज़ ज़्यादा कंटेंट की। आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट का जो एक्ट है दैट इज़ वैलिड, एंड उन्होंने ये भी चीज बोली दैट लॉज बनाना एंड इम्प्लीमेंट करना इज फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इटसेल्फ, द कोर्ट्स शुड स्टे आउट ऑफ इट। कि जहां पे जिसका काम जिसको दिया गया है, जो 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब जरूरत पड़ेगी तब क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, बट ऐसी बात के लिए क्वेश्चंस लाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट दे कंटेंडेड। ठीक है। वर्डिक्ट के अंदर यहां पे 7 साल के बाद 4:1 की मेजॉरिटी से जो है एक जजमेंट दिया गया था। ठीक है। जहां पे जस्टिस लाइक जस्टिस चंद्रचूड़ वो मेजॉरिटी के अंदर थे, वेरस जस्टिस पीएन भगवती जी जो हैं वो इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के अंदर अगेंस्ट में थे, माइनॉरिटी के अंदर थे। विद द हेल्प ऑफ दिस जजमेंट सेक्शन 4 and 55 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसे इनवैलिडेट कर दिया गया था एज दे हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। फर्दर मोर दे प्रोवाइडेड जस्टिफिकेशन स्टेटिंग दैट कि अगर वो कोई भी प्रकार का जो लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के टेस्ट को पास नहीं कर सकता, देन उसे हम वैलिड नहीं गिन सकते। दे ऑल्सो जजेस सेड दैट क्लॉज 5 ऑफ द आर्टिकल 31C destroyed the foundations of democratic government by taking the right to judicial review। फर्दर मोर यहाँ पे सेम चीज को दोबारा बोला गया जैसे केशवानंद भारती जजमेंट में कहा गया था दैट अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास जो पावर दी गई है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज लिमिटेड टू सर्टेन एक्सटेंट and it should not violate the basic structure doctrine
under any circumstances. Furthermore, Article 31C was declared null and void as it contradicted the fundamental structure of exclusion of judicial review and as it was in conflict with Article 14 and 19 of the Constitution respectively. ठीक है. Case summary. That this particular judgment is a remarkable judgment striking balance between DPSP and fundamental rights. कि जहां पे क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 जो है they were declared unconstitutional. Furthermore, Section 5 and Section 55 of the 42nd Amendment Act कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी हैम्पर कर रहे थे उन्हें भी निकाल दिया गया. सो ओवरऑल इट इज अ वेरी बैलेंस्ड जजमेंट डिफरेंशिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन बी डीपीएसपी एंड व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स. हमेशा एक गोल को अचीव करने के लिए एक राइट का जो वायोलेशन है वो पॉसिबल नहीं किया जा सकता है. लोगों के राइट्स जो हैं दैट शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. दैट इस पर्टिकुलर चीज को सेफ गार्ड करना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को सेफ गार्ड करना शुड बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देयर आफ्टर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि जिसकी मदद से वो हमारे देश का विकास कर सकें. ठीक है. फर्दर मोर 42nd अमेंडमेंट जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट्स वाई हमने आज के दिन के लिए केस लॉ को जो है वो चुना है. सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर. If you like this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you have any kind of suggestions and doubts regarding this video lecture, then please drop a comment on this video. And if you want to learn something more out of this particular case law, then you can definitely log on to our website judicialdream.com, where you will find a lot of descriptive answers of case laws like this, followed up with many other topics of law and MCQs of the same. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.